एयरलाइंस को भारतीय एयरलाइंस में हिस्से लेने की अनुमति पर विचार कर रही है सरकार। और उस खबर के बाद फिर से एक्सपर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हिंदुस्तान डॉन ओलिवर में आईवीआरसीएल अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेचने की तैयारी में और साथ ही आचीज जैसे स्टॉक्स आज फिर से फॉरफ्रंट पर आए हैं। तो ये कुछ मूवर्स रहे हैं आज के ट्रेड के। लेकिन यहां से आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर राय लेंगे। हमारे साथ है केसी सिक्योरिटीज के वरुण गोयल और साथ ही एक टेक्निकल चेक भी लेकर आएंगे विजय बंबानी से। वरुण, आफ्टरनून, आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं इस मूव को, कंसिडरिंग 5500 के ऊपर बाजार कंफर्टेबली टिक पा रहा है और काफी दिनों बाद इस तरह का हाई देखने को मिला है, तो क्या यहां से चाल और मजबूत होने का आकलन? गुड आफ्टरनून। अगर अब बाजार को देखें तो इस वक्त हम करीब 17 से 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं और FY12 की अगर अर्निंग्स को कंसीडर करें तो करीब 14 टाइम्स मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड मार्केट में बचा है। ऑल्दो मार्च 2011 तक हमें लगता है कि सेंसेक्स करीब 20,000 के पास आ सकता है। अगर आप मोटे तौर पे देखें, सेंसेक्स कंपनियां खासकर काफी सारी पिछले 2-3 दिनों में काफी खरीदारी हुई है सेंसेक्स कंपनी में, जिसके पीछे ऐसा लग रहा है कि ETF फंड्स जो फॉरेन फ्लोज हैं पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का फॉरेन मनी आया है, जिसकी वजह से ही मार्केट में ये चाल देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूंगा कि हम लोग थोड़ा कॉशियस हैं। ऑल्दो 6 महीने के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट में अभी भी 10% के करीब का अपसाइड बचा है। 10% से करीब का अपसाइड आप कह रहे हैं, यानी कि 20,000 है, इसके ऊपर मार्केट पहुंच जाएगा ऐसा आपको लगता है। लेकिन जो फॉरेन फंड्स मेनली ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, क्या वजह आप देखते हैं कि जब अमेरिका के बाजार अपने हाई से काफी नीचे हैं, करीबन 1000 पॉइंट के आसपास हम कह सकते हैं, अगर रिसेंट हाई देखें इस साल का, तो भारत के बाजार नया हाई बना रहे हैं। ये जो एक हम कह सकते हैं डाइवर्जन है, क्या ये ऐसे ही बना रहेगा? आप देखेंगे कि भारत में एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा, ऐसे फंडामेंटली रीजन आपको दिखाई देते हैं? देखिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ अगर ध्यान दें तो जब विश्व का 70 साल का सबसे बड़ा रिसेशन चल रहा था, तब भी हम लोग 6.5% की ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया। और अगर आने वाले 2-3 साल का हम देखें तो मिनिमम 7 से 8% GDP ग्रोथ रेट इंडिया में रहेगा। अगर उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ लें जो कि 6 से 7%, तो करीब 15% का नॉमिनल GDP ग्रोथ इस वक्त अगले कुछ सालों में इंडिया डेफिनेटली देखेगा। और अगर आप बाकी सारी दुनिया से कंपेयर करें, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, और अभी तो चाइना में भी कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, उनको पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करना ही होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सबसे अट्रैक्टिव मार्केट अगले कुछ सालों के लिए ऐसा नजर आता है। चलिए, यानी कि और पैसा भारतीय बाजारों में आता हुआ दिखेगा। FIIs ने जमकर खरीदारी वैसे की है इस साल की शुरुआत से ही। टेक्निकली हमारे बाजार अब कैसे हैं, विजय? स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में, और आज फिलहाल जानते हैं अपने एक्सपर्ट्स की राय कि आपको आखिरी घंटे में क्या करना चाहिए। विजय बंबानी और वरुण गोयल हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पे। आज के कारोबार में कुछ एक खास स्टॉक्स जिन पे हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले, वो थे शुगर शेयर्स। जैसे कि हमने बात की, कंपनी से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी शुरू की है कार्टेलाइजेशन को लेकर के। लेकिन वरुण, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे मिस्टर मणिकम कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो दरअसल वो दाम ज्यादा दिख रहे हैं और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से उनको उतने दाम नहीं मिल पा रहे, वरना दाम दरअसल बढ़ने चाहिए। क्या कंपनीज का ये लॉजिक सही है और फिर क्या करेंगे आप शुगर शेयर्स में? देखिए, अगर हम जनवरी में देखें तो शुगर प्राइसेस ने करीब अपने 25 से 30 साल का पीक बनाया था। जो रीजन उसका ये था कि पिछले साल ब्राजील में काफी ज्यादा बारिश हुई और इंडिया जहां पे काफी कम बारिश हुई, तो ये दोनों देश मिला के दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर हैं, जिसकी वजह से पिछले साल फसल काफी कम रही, जिसकी वजह से शुगर के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ गए। इस साल अगर नजर डालें तो ब्राजील में काफी ठीक बारिश है और इंडिया में भी फसल इस बार अच्छी होने की उम्मीद है। इसलिए हमें लगता है कि शुगर प्रोडक्शन जो ग्लोबल प्रोडक्शन होगा इस बार, वो पिछले साल से काफी बेहतर होगा। इस वजह से शुगर प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और कम ही होने चाहिए। तो जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग शुगर कंपनीज को कंप्लीटली अभी दूर रहना पसंद करेंगे। चलिए, वो स्टॉक्स आज कुछ हल्के कमजोर भी हुए हैं विजय, लेकिन आज हेवी वेट्स में स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल काफी स्ट्रॉन्गर देखी गई है, 980 पर पहुंचा है। तो क्या अब स्टॉक्स पे वरुण, वोकहार्ट जैसे कि डिटेल्स यहाँ पे संदीप दे रहे थे, क्या राय बनती है आपकी? क्या अच्छा खासा फायदा होने वाला है स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग से और खरीदना चाहिए अभी?
देखिए, अगर पूरा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेगमेंट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। उसके दो रीज़न हैं। एक, काफ़ी सारा आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क भारतीय कंपनी को मिलने वाला है। अमेरिका में पिछले 6 महीने पहले एक लॉ पास हुआ था जिसके तहत दवाइयों के दाम कम करने का प्रयास वहाँ की सरकार द्वारा किया गया। तो जिस तरह से IT कंपनियों को काम आउटसोर्स होता है इंडिया में, उसी तरह से काफ़ी सारी दवाइयाँ अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगी। तो जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में हैं, उनको डेफिनेटली इस चीज़ से फायदा होगा। जहां तक भारतीय बाजार में हेल्थ केयर का सवाल है, तो भारत देश में अभी भी जो डेंसिटी है हॉस्पिटल्स की, नंबर ऑफ बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आज भी काफ़ी लो है। तो जो हेल्थ केयर चेन्स हैं, हॉस्पिटल चेन्स हैं, उनको ग्रो करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। जहां तक वोकहार्ट का सवाल है, तो ये कंपनी काफ़ी 2 सालों से काफ़ी अधिक डेट से की वजह से परेशानी के दौर से गुजर रही थी। काफ़ी बड़ा जो एक सम था वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के तहत था, जो कि आज स्टॉक का प्राइस है उसके दाम पे वो कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये जो नया फैसला कंपनी ने किया है कि FCCB कन्वर्जन का प्राइस चेंज कर दिया जाएगा, उससे डेफिनेटली कुछ राहत कंपनी को मिलेगी। और आगे वाले क्वार्टरों में देखते हैं कि कंपनी किस तरह से अपनी अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट ला पाएगी। तो जी, तो चलिए एक स्टॉक टू वॉच होगा। लेकिन क्रैम्स बिजनेस में, हॉस्पिटल स्पेस में काफी ज्यादा स्कोप है फार्मा में आगे प्रदर्शन दिखाने का। वरुण, आज का एक और थीम है सीमेंट स्टॉक्स। यहाँ पर कॉस खबरें आई हैं कि मुंबई में आगे सीमेंट की कीमतें बढ़ने वाली है, 10 रुपए प्रति बैग। इससे पहले गुजरात और पुणे में भी कुछ सीमेंट के दाम बढ़ने की संभावना खबरें थी। तो यहाँ पर आपको लग रहा है फिर से स्कोप है कुछ खरीदारी करने का? कुछ पसंद है आपको इस स्पेस में? देखिए, सीमेंट स्पेस के जहां तक सवाल है, पिछले अगर देखें 6 महीने से, पिछले दिसंबर से सीमेंट के प्राइस हर भारत की ज्योग्राफी में कम ही होते जा रहे हैं। उसके 2 रीजन हैं। एक कि इस साल करीब 40 से 50 मिलियन टन की नई कैपेसिटी सीमेंट बाजार में आ रही है और 2012 में भी करीब 30 मिलियन टन की न्यू कैपेसिटी आएगी। जो सीमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 95% से घट के आज 85 से 80% के करीब आता जा रहा है। जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और सीमेंट क्योंकि एक बल्कि कमोडिटी है, तो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में कंपनी ऑपरेट कर रही है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। साउथ इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सेस सप्लाई है, तो हमारा अंदाजा यह है कि वहां पे दाम अभी और कुछ टाइम तक कम ही रहेंगे। दूसरा, मॉनसून के वक्त हमेशा देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कुछ कमी आ जाती है और जैसे जैसे मॉनसून खत्म होने लगता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा रिवाइव हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ऑल्दो डिमांड कुछ टाइम में शायद पिकअप करेगी, बट सीमेंट प्राइसेस शायद डिप्रेस्ड ही रहें अगले 2 से 3 क्वार्टर तक। इस वजह से इस वक्त हम सीमेंट सेक्टर से दूर रहेंगे। ओके वरुण, जाने से पहले इन सारे शेयर्स पे कोई डिस्क्लोजर, क्या कोई शेयर आपके पास हैं? जिन सभी शेयर्स के बारे में बात हुई वो हमारे या हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू।